Assalamu alaikum dear students. This is Zulkiful Amin and today's lecture is about correct form of verb. I would like to express my humble gratitude to our respected Sir Habib Niazi for giving me this opportunity to communicate with my students through his channel, and this is our lecture for today, correct form of verb. Before we start this lecture, let me explain this to you very clearly that this question, the correct form of verb, is very essential, it's very critical, and it's very compulsory, not only in your matriculation examinations but also in your intermediate examination, in your graduation, as well as other competitive examinations. You can easily score 100% marks in this question if you follow certain principles, if you follow certain rules. Those rules, what are those rules? What are those principles? That should be your question, and I should say that's a good question, very good question. Now we shall start going through these rules. This is our rule number 1, my dear students. This is about present indefinite. When I say present indefinite, I mean verb की first form. Verb की first form. The first form of verb plus s और es. आपको अगर पेपर में MCQ में एक सेंटेंस आएगा, कौन सा सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस जिसमें रूटीन का वर्ड होगा या जिसमें हैबिट होगी, तो वहां पे आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस और es. या फिर कभी कभी ये भी नहीं पता चलता कि ये सेंटेंस रूटीन का है या हैबिट का है, तो आपके पास एक हिंट वर्ड भी दिए होंगे. हिंट वर्ड्स कौन से? डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, सेल्डम. तो लेट मी अगेन से, अगर कोई सेंटेंस पेपर में आता है जो हैबिट वाला है, जो रूटीन वाला है, या उस सेंटेंस में आपके पास नंबर 1 डेली, नंबर 2 एवरीडे, नंबर 3 ऑलवेज, नंबर 4 ऑफन, नंबर 5 यूजुअली, नंबर 6 नेवर, नंबर 7 समटाइम्स और नंबर 8 सेल्डम का वर्ड दिया हो, तो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है. यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस और es. बट बिफोर यू गो अहेड, नोट इफ सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के स्टार्ट में जो वर्ड होगा जो काम कर रहा है वो होगा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन. जब मैं सिंगुलर नाउन कहता हूं तो इसका मतलब है बॉय, इसका मतलब है गर्ल, इसका मतलब है अली, इसका मतलब आयशा. तो वहां पे फिर खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चलेगी, वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और es लगाना है. बिफोर वी डू दिस, लेट्स गो थ्रू इट. अगर सेंटेंस रूटीन वाला होगा, हैबिट वाला होगा, और अगर सेंटेंस में कोई हिंट वर्ड होगा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और es लगाएंगे. पेपर में आपको इस तरह से एग्जांपल्स आ सकती हैं, एक्सरसाइज आ सकती है. द सन, फिलिंग द ब्लैंक, इन द वेस्ट. सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए सेट्स, ऑप्शन बी सेट, ऑप्शन सी सेटिंग, ऑप्शन डी have set. Those of you who are watching, I would give you some time. Think A, B, C or D. Absolutely right. The option A is the right option. Why? Because ये sentence routine है. It is the routine thing for the sun to set in the west. तो जो sun routine का काम है वहां पे हम verb की first form use करेंगे. But my question, हमने अभी सीखा रूटीन वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, साथ एस और es आता है. ऑप्शन ए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑप्शन बी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. सो व्हाई ऑप्शन ए, व्हाई नॉट बी? द आंसर लाइज हियर. अगर शुरू में यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन इस सेंटेंस में क्या है? द सन. अगर ये होगा तो फिर हमारे लिए कंपल्सरी है ऐड करना एस और es. दैट इज वाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग, क्योंकि इसके साथ एस और es नहीं है. एंड ऑप्शन ए इज राइट बिकॉज इसके साथ एस और es है. मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ. शी फिलिंग द ब्लैंक हर कैट
वेरी मच। पेपर में अगर आए, सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 याद आना चाहिए, जिसमें बताया गया कि अगर कोई सेंटेंस हैबिट वाला है, रूटीन वाला, अगेन यहां पे ये उसकी रूटीन है, दैट शी लव्स हर कैट, ये उसकी रूटीन है, ये उसकी हैबिट है। तो जब रूटीन वाला होगा तो हम वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चूज करेंगे और साथ एस और ES लगाएंगे। अगेन द सेम क्वेश्चन दिस टाइम, व्हाई नॉट ऑप्शन ए, एंड द आंसर अगेन हियर, अगर शुरू में यहां पे ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन होगा तो फिर एस और ES लगाएंगे। द लास्ट वन माय डियर स्टूडेंट्स अबाउट दिस इज ही filling the blank to school every day. Options go, goes, went and gone. Again same, come back to the same thing, whether this sentence is of routine or habit. Yes, this is a sentence of routine and habit. Further, is there any hint word? Yes, there is a hint word. कौन सा hint word? Every day. So जब भी आपको hint word नजर आ गए तो then there is no room for discussion. तो फिर कौन सा ऑप्शन? B option is the right. Again, why this, why not this? Because यहाँ पे शुरू में जब he, she, it और कोई सिंगुलर वर्ड, जैसे यहाँ पे he की जगह बॉय भी होता तो हम कहते बॉय गोज। अब थोड़ा सा फर्दर हम इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे सन की जगह लेट्स से ये वर्ड होता स्टार्स, लेट्स से स्टार्स, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? यू आर थिंकिंग राइट, वेल डन, गुड। व्हाई? बिकॉज दिस टाइम स्टार्स आर नॉट सिंगुलर। अगर कोई सिंगुलर चीज होगी तो देन हम एस और ES वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर कोई प्लूरल है तो देन फिर एस और ES नहीं लगाएंगे। So that was the thing about rule number 1. Now we shall go to rule number 2. But before we go to rule number 2, for all my good students and all the listeners, boys and girls, I would like you to think carefully what we have learned about this rule number 1. क्या सीखा? In simple plain words हमने सीखा, अगर कोई सेंटेंस पेपर में रूटीन वाला होगा या कोई हैबिट वाला होगा तो हम वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और साथ एस और ES। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आप हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ा रहे हैं, ये 9th क्लास के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। दिस thing that we are going to tackle today, this is your question 1 in your board exams, and you must remember that question 1 in board exams is about objective. For how many marks? 19. And out of them question 1 में सबसे पहला जो होगा वो यही होगा correct form of verb. So this correct form of verb, that is going to be your first. This is going to be of 5 marks. There are going to be 5 MCQs and 1 MCQ will carry 1 mark. So this is going to be of 5 marks in your board examination. So this is very compulsory. And by the way, students, I would like to share one thing with you people. Being a teacher myself, whenever we check an English A paper, the first thing that each and every examiner will check is your objective paper of 19 marks. And we are talking about such a critical competition that it is quite an obligatory task for every one of you to score maximum marks. But in order to score maximum marks in English, you have to create your impression. And we always say that your first impression is the last impression. Why? Because जब भी कोई एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो ऑब्जेक्टिव पहले चेक करेगा, और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या होगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर किसी के 5 में से 5 मार्क्स आते हैं, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स के आते हैं, बिकॉज द पीपल डोंट नो द रूल्स, अगर किसी के 5 में से 5 आते हैं तो एग्जामिनर विल मेक अप हिज माइंड. You will be successful in creating the right impression in the mind of the examiner that he is going to give you 75 out of 75. On the contrary, if you think
समवन हु इज नॉट पेइंग अटेंशन टू दीज रूल्स, जिसे पता ही नहीं है रूल्स का, तो वो इनमें से 0 मार्क्स भी स्कोर करेगा. सो कैन यू इमेजिन दैट दैट बॉय or that girl can score good marks in English? No, he can't, because he has laid waste his impression in the very first question. So that is why I am saying that this correct form of verb is very, very important if you pay attention. Move on to the next rule. The rule number 2 is about present continuous, and when I say present continuous तो मेरा मतलब होता है is, are, am के साथ ing वाली फॉर्म. ये कब हम यूज करेंगे? वी शैल यूज is, are, am प्लस ing फॉर्म जब किसी सेंटेंस में नंबर 1 नाउ का वर्ड हो, नंबर 2 एट प्रेजेंट का वर्ड हो, नंबर 3 एट दिस टाइम हो, नंबर 4 एट द मोमेंट हो, नंबर 5 फॉर द टाइम बीइंग का वर्ड हो, और नंबर 6 करंटली. तो अगर डियर स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको नजर आ जाएं तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिसमें इज, आर, एम के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब होगी? अब एग्जांपल्स पे आते हैं. पेपर वाले दिन कैसे हो सकता है? द बेबी फिलिंग द ब्लैंक फॉर मिल्क नाउ. सी द ऑप्शंस. ए क्राई, बी इज क्राइंग, सी हैव क्राइंग, और डी cried. Which is the right option? Yes, this is the right option. But the critical question, why is this the right answer? इसका जवाब क्योंकि इस सेंटेंस में कौन से वर्ड यूज हुआ है? नाउ का वर्ड यूज हुआ है. वेल डन. आगे चलते हैं. इट फिलिंग द ब्लैंक एट प्रेजेंट. ऑप्शन ए इज रेनिंग, ऑप्शन बी रेन, ऑप्शन सी was raining, ऑप्शन डी rains. Which is the right option? You're right. It is raining is the right option. Again, I shall ask you why? Because इस सेंटेंस में ये हिंट वर्ड यूज हुआ है. मूव करते हैं. She is filling the blank for London tomorrow. गौर कीजिए, इस सेंटेंस में कोई हिंट वर्ड नहीं है, कोई हिंट वर्ड नहीं है. इनफैक्ट टुमारो का वर्ड बताता है फ्यूचर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर का होता है तो भी समटाइम्स इन इंग्लिश वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज, आर, एम के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसलिए अगर ये फिक्रा फ्यूचर वाला है तो भी हम इज, आर, एम के साथ ing फॉर्म यूज कर सकते हैं. रूल नंबर 2 क्या सीखा? वी लर्न कि अगर किसी सेंटेंस में नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग या करंटली जैसे वर्ड्स होंगे तो हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब वाला ऑप्शन चूज करेंगे? इज, आर, एम के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब. वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट रूल, एंड आवर नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट. सो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. कब लगाएंगे हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म? जब किसी सेंटेंस में ऑलरेडी का वर्ड होगा. वेरी सिंपल. सी द एग्जांपल. आई ऑलरेडी फिलिंग द ब्लैंक 3 cups ऑफ कॉफी. सो द राइट ऑप्शन इज आई हैव टेकन 3 cups of tea. But the thing is that you must ask yourself, why this option? Why not the others? Because इस सेंटेंस में already का वर्ड यूज हुआ है. So I already have taken 3 cups of coffee. One thing हमने सीखा, already का वर्ड होगा तो has या have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये has क्यों नहीं?
ये बात का आंसर करना बहुत ज़रूरी है, ये बात का आंसर करना, याद करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे आई है और हमें याद होना चाहिए कि आई के साथ हैव लगता है। और किस किस के साथ हैव लगता है? अगर आई की जगह वी होता तो भी हैव, यू होता तो भी हैव, इसकी जगह दे होता तो भी हैव, और कोई प्लूरल वर्ड जैसे बॉयज़ होता तो भी हैव। बट अगर इसकी जगह, लेट्स फॉर एग्जांपल सपोज आई की जगह ये होता ही, तो फिर ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, और इसी तरह कोई सिंगुलर वर्ड होता बॉय तो भी हम कहते हैज़। मूव करते हैं आगे। आई हैव ऑलरेडी फिलिंग द ब्लैंक दी लेटर। अब यहां पे राइट ऑप्शन कौन सा? ए, बी, सी और डी। यस, यू आर राइट, डी ऑप्शन इज द राइट वन। वाई? अगेन आंसर शुड बी इन योर माइंड। अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी का वर्ड होगा तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब यहां पे क्या ये राइट ऑप्शन है? वेरी नाइस फॉर थिंकिंग। ये राइट ऑप्शन नहीं है। दैट इज अ सरप्राइज फॉर यू। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलरेडी हम हैव का वर्ड यूज कर चुके हैं। अगर हम ये ऑप्शन चूज करें तो क्या बने? आई हैव ऑलरेडी हैव पोस्टेड। हैव का वर्ड दो बार आए, रिपीट हो, जो कि गलत होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? जब हैव लग गया तो दैट इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। आई हैव पोस्टेड द लेटर। सो दैट वॉज आवर रूल नंबर 3, जिसको रिपीट करते हैं। क्या? अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी का वर्ड हो, अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी का वर्ड हो तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। With this we move to our rule number 4, and our rule number 4 is about present perfect continuous. And when I say present perfect continuous, I mean has या have been के साथ ing वाली फॉर्म। कब लगाएंगे? बहुत सिंपल। अगर किसी सेंटेंस में since का वर्ड होगा या फिर for का वर्ड होगा और साथ क्या मेंशन होगा? टाइम, तो वहां पे हम हैज, हैव, बीन के साथ ing फॉर्म लगाएंगे। पेपर की एग्जांपल कैसे आ सकती है? शी फिलिंग द ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। ऑप्शंस आर स्लीप, स्लीपिंग, हैज स्लेप्ट एंड हैज बीन स्लीपिंग। सी दिस एंड थिंक, दिस इज द राइट ऑप्शन। हैज बीन एंड ing फॉर्म। व्हाई? बिकॉज वी हैव जस्ट लर्न अगर किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम होगा, हेयर इन दिस सेंटेंस सिंस और फॉर के साथ टाइम, टाइम कौन सा? मॉर्निंग का। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। वी मूव ऑन टू द अदर एग्जांपल। आई फिलिंग द ब्लैंक हियर फॉर 2 hours। द राइट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यस, द डी ऑप्शन इज, द बी ऑप्शन इज द राइट वन। व्हाई? बिकॉज इस सेंटेंस में फॉर का वर्ड यूज हुआ और साथ टाइम में क्या मेंशन हुआ? आवर्स, 2 hours। तो अगर किसी सेंटेंस में रिपीट कर लेते हैं, रूल नंबर 4 में हमने सीखा हैज या हैव बीन के साथ ing फॉर्म तब लगाएंगे जब किसी सेंटेंस में 3 क्रिटिकल चीजें सिंस या फॉर और उसके साथ टाइम मेंशन होगा। मूव करते हैं टू आवर नेक्स्ट रूल, एंड आवर नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5, which is about past indefinite. What does this rule say? When I say past indefinite, तो my dear students means in simple word past indefinite means second form of verb. कब यूज करेंगे second form of verb ऑप्शन में? जब critical words कौन से होंगे? yesterday number 1, number 2 previous, number 3 last and number 4 ago. अगर इन 4 में से कोई एक वर्ड आपको पेपर में आता है सेंटेंस में तो आप second form of verb चूज करेंगे। सी अगर आप देख सकते हैं इस वक्त और फाइंड कर सकते हैं कि इसमें हिंट वर्ड कौन सा है? शी फिलिंग द ब्लैंक टू स्कूल एन आवर अगो। ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी विल गो, सी इज गोइंग एंड ऑप्शन डी गो। यस सर, यस went.
You are saying option A, you are saying, okay, and I would say your option is right. But my critical question is, why is this the right option? Because the keyword ago is there. The critical word ago is there, and we have learned कि अगर किसी सेंटेंस में क्रिटिकल वर्ड्स yesterday, previous, last और ago नजर आ जाए तो the only option that is right is second form of verb. My dear student, let me tell you my personal experience. When I was a student myself, I did not have the knowledge of these rules. So as a student, when I was sitting in the examination, I thought this is the right option. This can be the right option. So grammatically somehow, if I ignore this word, if I ignore this rule, this appears to be the right option. So somehow when I was a student, I would have taken this option. But this is wrong grammatically, because grammar says कि अगर कोई ऐसा word आ जाए जिसका ताल्लुक past के साथ हो, ago एक ऐसा word है जिसका मतलब है past, पहले, तो we are left with no other choice but second form of verb. इसीलिए बच्चे ये रूल सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में अगर आप पास पेपर्स देखें तो कई एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जहां आपका ब्रेन कहेगा ए भी ठीक है और बी भी ठीक है और सी भी, बट द ओनली ऑप्शन अकॉर्डिंग टू रूल्स उसको फॉलो कीजिएगा. यहाँ पे एक मुश्किल चीज़ थोड़ी सी गौर करने वाली, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में हमने सीखा कि अगर क्रिटिकल वर्ड येस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट या अगो हो तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं. अब हम सीखने जा रहे हैं यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन अ सेंटेंस हैज. अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स हों, कौन से, आफ्टर का वर्ड हो, साथ हैड हो और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड. कैसे, सी दिस, आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई फिलिंग द ब्लैंक द मेडिसिन. Now see the critical words, after, had and verb की third form. So which should be the right option? Third one, C. The third one, C, because it's the second form of verb. Again क्या सीखा रूल नंबर 5 में, भाई सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है कब, जब yesterday, previous, last और ago होगा. और नंबर 2 क्या सीखा, अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर, हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो भी हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करेंगे. विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 6. एंड द रूल नंबर 6, माय डियर स्टूडेंट्स, इज अबाउट पास्ट कंटिन्यूस. एंड व्हेन आई से पास्ट कंटिन्यूस, आई मीन वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. ये कब चूज करेंगे, जब किसी सेंटेंस में व्हेन का वर्ड होगा और किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी. लेट मी रिपीट, जब किसी सेंटेंस में व्हेन और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी. कैसे, शी वॉज फिलिंग द ब्लैंक हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. सी, अब इसमें एग्जांपल्स में देखें, ऑप्शन ए डू, ऑप्शन बी डूइंग, ऑप्शन सी डज एंड ऑप्शन डी डन. यू कैन सी द हिंट वर्ड्स. सेंटेंस में यूज हुआ है व्हेन, सेंटेंस में यूज हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अराइव इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो भाई जब किसी सेंटेंस में व्हेन यूज हो और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो तो फिर वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ यूज करेंगे. मूव करते हैं टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, आई फिलिंग द ब्लैंक अ बुक व्हेन द बेल रैंग. यू कैन सी दिस, व्हेन और वर्ब की सेकंड फॉर्म. सो हिंट वर्ड्स व्हेन और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई. सो वी आर लेफ्ट विद दिस वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म. छोटा सा क्वेश्चन, आई वर रीडिंग अ बुक, ठीक है कि नहीं? इट्स रॉन्ग, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है. सो डोंट बी सो रश, डोंट बी सो फास्ट टू से आई के साथ वर्ब. भाई यू मस्ट रिमेंबर, आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज. इसको आपने याद रखना है. आई वॉज, ही वॉज, शी
वॉज, और इसी तरह कोई सिंगुलर वर्ड होगा जैसे बॉय तो वॉज, वर कहाँ पे आएगा भाई? वर यहाँ पे आएगा। अगर हम कहते हैं वी तो वर, अगर हम कहते हैं यू तो वर, और अगर हम कहते हैं दे तो दे वर, और अगर कोई प्लूरल वर्ड जैसे बॉयज होता है तो उसके साथ वर। तो कभी कभी ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है कि क्या यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके साथ वॉज सूटेबल है या उसके साथ वर सूटेबल है। सो अभी अभी हमने ये चीज़ लर्न की है कि अगर किसी सेंटेंस में व्हेन का वर्ड हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी। एक और चीज़ हम सीखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में, अगर आपको प्रीवियस एक स्लाइड याद हो तो वो ये वाली थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल वर्ड्स थे नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट। अगर ये होते तो हम इज आर एम यूज करें। अब अगर इस स्लाइड में हम आ जाएं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पे हमारे पास क्रिटिकल वर्ड कौन सा आ गया? देन। अब अगर किसी सेंटेंस में देन का वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल द बेबी फिलिंग द ब्लैंक फॉर मिल्क, देन का वर्ड आ जाए तो देन का वर्ड जो ही आएगा तो हम कहेंगे द बेबी वॉज क्राइंग, वी शैल नॉट से द बेबी इज क्राइंग। ये देन का वर्ड शो कर रहा है कि ये पास्ट में। द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, बट व्हेन आई से देन, तब, तो तब के साथ हम वॉज क्राइंग यूज करेंगे। मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज आवर रूल नंबर 7, एंड रूल नंबर 7 इज अबाउट पास्ट परफेक्ट। व्हाट डज दिस रूल से? पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है भाई? पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करेंगे? जब कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें बिफोर का वर्ड हो या आफ्टर का वर्ड हो या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन हो। एग्जाम्पल देखो, समझ जाओ। आफ्टर गिवन नजर आ गया भाई, यू फिलिंग द ब्लैंक आई वेंट टू स्लीप। अब गौर कीजिए, आफ्टर गिवन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, तो ऑप्शन कौन सा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विच इज द राइट ऑप्शन? ए, बी, सी और डी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, हैड लेफ्ट। मूव करते हैं आगे। आई फिलिंग द ब्लैंक द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। कौन से हिंट वर्ड्स हैं? बिफोर, इसको याद रखना है बच्चे। बिफोर वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड। भाई ये तो निशानी हमें पता चल गई, बिफोर और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो विच इज द राइट ऑप्शन? ए हैड लेफ्ट, बी लेफ्ट, सी लीव्स एंड डी लीविंग। रिमेंबर, निशानी नजर आएगी तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या सीखा रूल नंबर 7 में? वी लर्न दैट अगर किसी सेंटेंस में बिफोर होगा या आफ्टर होगा और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट रूल, एंड द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 8। व्हाट इज दैट रूल? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करेंगे? जब किसी सेंटेंस में टुमारो का वर्ड होगा, नेक्स्ट का वर्ड होगा या देन का वर्ड होगा। सी द एग्जाम्पल, बहुत सिंपल। आई शैल फिलिंग द ब्लैंक हिम नेक्स्ट मंडे। हिंट वर्ड कौन सा नजर आ गया? नेक्स्ट। सो आई शैल सी इज द राइट ऑप्शन। विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो अगर रिपीट कर लेते हैं, किसी सेंटेंस में टुमारो का वर्ड हो, नेक्स्ट का वर्ड हो या देन का वर्ड हो तो बच्चे वहां पे हम विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वी मूव टू द नेक्स्ट रूल, एंड दैट इज रूल कंटिन्यूअस। व्हेन आई से फ्यूचर कंटिन्यूअस तो आई मीन विल या शैल, उसके साथ बी और उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कब यूज होंगे? जब एक हिंट वर्ड, एक क्रिटिकल वर्ड, कौन सा? देन का वर्ड हमें किसी सेंटेंस में मिलेगा। सी द एग्जाम्पल। I shall be filling the blank the paper then. Option A reading, option B reads, option C read and option D do read. So which is the right option? Yes, A option
is the right one. I shall be reading. Will या shall be ing form. क्यों? Why? Because इस sentence में hint word कौन सा आया? Then. So my dear students, we learned in rule number 9, अगर किसी sentence में hint word then use होगा तो we shall use will या shall be or ing form of verb. So with that we move to our next rule, that is rule number 10, and the rule number 10 is future perfect. My dear students, when I say future perfect, तो in simple words I mean will या shall के साथ have और verb की third form. ये कब use करेंगे? will, shall, have और verb की third form तब जब किसी sentence में ये होगा by और उसके साथ टाइम होगा. सी द एग्जाम्पल, दीज मैंगोज फिलिंग द ब्लैंक द मार्केट बाय अप्रैल. ऑप्शन ए, रिमेंबर दिस, बाय के साथ जब टाइम आएगा तो विल, शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन चूज करना है. विल रीच, नो. वुड रीच, नो. विल हैव रीच्ड, यस. Why? Because sentence में by के साथ time था. And the next one, I hope it filling the blank raining by the evening. Again by और साथ time आ गया तो right option shall stop, no. Will have stop, yes. क्योंकि by के साथ time होगा तो will, have और verb की third form हम use करेंगे. That was our rule number 10 that says कि अगर किसी सेंटेंस में बाय और अगर किसी सेंटेंस में उसके साथ टाइम आएगा तो हम विल, शैल, हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. दैट वाज आवर रूल नंबर 10. विद दिस वी मूव टू रूल नंबर 11 एंड आवर रूल नंबर 11 इज a bit complicated, a bit difficult, but I hope if you put your brains to this you can easily learn this. What is this? गौर कीजिएगा. If he works hard he will pass. If वाला सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? If वाला सेंटेंस साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इस तरफ will या shall के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो बच्चे अगर इफ वाला फिक्रा हो, साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और फिलिंग द ब्लैंक यहां पे हो तो हम क्या चूज करेंगे? ही विल पास. कॉम्बिनेशन याद रखिए, जैसे मैथ्स में होता है, हमारे पास गिवन है इफ, गिवन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दूसरी तरफ ही विल पास. गौर कीजिए अब क्या चेंज आएगी. अगर पेपर में आपके पास गिवन होगा इफ ही वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड है, तो यहां पे क्या चेंज होगा? विल की जगह वुड आ जाएगा. फिर देखिए थर्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. लाइक मैथ्स, प्लीज इस रूल को मेमोराइज करें. इफ वाला सेंटेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उस तरफ फिलिंग द ब्लैंक में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फिर इफ वाला सेंटेंस बट दिस टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म तो उस तरफ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. थर्ड इफ वाला सेंटेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो उस तरफ वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेट्स डू इट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो तो दूसरी तरफ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होगी तो उस तरफ विल नहीं आएगा, वुड आएगा. और इसी तरह से अगर हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी तो उस तरफ वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. एग्जांपल देख लीजिए. इफ आई सी फरहान आई विल फिलिंग द ब्लैंक हिम टू डिनर. लेट्स पुट दिस इनटू अ मैथमेटिकल इक्वेशन. इफ इज गिवन, इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म गिवन है? फर्स्ट फॉर्म. सी दिस, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो इफ आई सी फरहान आई विल इनवाइट.
सो इक्वेशन के हिसाब से हम चलेंगे तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल फिक्रों में आपने ये चीज़ याद रखनी है, इफ़ वाला फिक्रा उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, और दूसरी तरफ हम क्या लगाएंगे, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ज़रा इक्वेशन को सॉल्व करें। इफ़ वाला फिक्रा अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो विल नहीं आता, वुड आता। इसी तरह अगर इफ़ वाला फिक्रा हैड होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो दूसरी तरफ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट में इफ द फार्मर फिलिंग द ब्लैंक ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। इफ वाला फिक्रा आ गया, विल या शैल आ गया, विल या शैल, विल या शैल आ गया। तो जब विल या शैल आ गया तो इस तरफ अंडरस्टूड है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सी। विल या शैल गिवन है तो दूसरी तरफ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इफ द फार्मर यहां पे आएगा सेल्स, क्यों आएगा, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या गिवन है, विल या शैल। सो इफ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज। सी ऑप्शन इज द राइट। एंड विद दैट वी कम टू द लास्ट rule, and that is rule number 12. Rule number 12, my dear students, is very simple, very easy. Filling the blank, the door, that is imperative. Imperative you know, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक द डोर, जब हम किसी को ऑर्डर देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे तो हमेशा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो ओपन द डोर, शट द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। बट समटाइम इंपेरेटिव सेंटेंस एक्टिव नहीं होते, समटाइम इंपेरेटिव सेंटेंस पैसिव होते हैं, तो तब हम क्या करेंगे, फिर हम लेट द डोर। एंड यू मस्ट नो कि जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो लेट द डोर बी ओपन। आई थिंक यहां पे इसके साथ एक ये ऑप्शन बी आएगा। सो लेट द डोर बी ओपन। विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि दीज आर द 12 रूल्स, these are the 12 most important rules that are going to help you in your metric exam, not only in 9th, not only in 10th, but also in intermediate exams as well. So if you learn these rules, this is a sure and final guess for your final exams. This is the answer for your final examination. Please follow and learn that. Thank you.